गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा शिक्षा पे एक फोर्टनाइटली न्यूज़ लेटर हम लोग इन दिनों फ्री में सारे शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसमें कुछ और नहीं, शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरें होती हैं जिसका स्रोत न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, जर्नल्स, यानी जहाँ भी हमारे शोध टीम को शिक्षा से जुड़ी चीज़ें मिलती हैं एक जगह हम लाके उसको आपके लिए इकट्ठा करके देते हैं ताकि आप अपडेट रहें। आए दिन शिक्षा से संबंधित परीक्षा और बहुत सारी चीज़ें, संगोष्ठी कुछ भी होती है, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। फ़िलहाल ये फ्री है, कभी भी ये सब्सक्रिप्शन बेस हो सकता है। तो ये दूसरा अंक है, पिछला अंक आप YouTube पे देख सकते हैं। और मज़ेदार बात है कि इसके PDF फ्री में आपको मिलते हैं, लेकिन आपको हमारे कार्यालय में जो नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन करके आप कोई भी आदमी इसका PDF ले सकता है अभी, और बहुत जल्दी इसके ऊपर MCQ भी आपको फ्री में मिलेगा। तो इस अंक का मैं लाया हूँ सबसे पहले कि कोई भी देश अपने शिक्षक की लंबाई से ऊपर नहीं हो सकता है। नो कंट्री कैन बी एबव दैन द हाइट्स ऑफ इट्स टीचर्स। किसी भी देश की ऊंचाई अपने शिक्षक से ऊंचा नहीं हो सकता है। तो इतना महत्ता रखने वाला ये वर्ग, उस वर्ग को मेरे ओर से सादर प्रणाम है, नमन है। अब खबरों पर एक नज़र डालते हैं कि क्या इस पखवाड़े में घटित हुआ है। तो पहली खबर है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया NCFS रिपोर्ट। आप जानते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भारत सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन किसका? फाउंडेशन स्टेज। इस बार की शिक्षा नीति 4 स्तरीय है। तो पहले स्तर का किया गया है, पहले इंटीग्रेटेड होता था। चलिए बाद में इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी खबर है, वर्ष 2022 में पिछले वर्ष की तुलना में ऑनलाइन एडमिशन में 170% की वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सिर्फ शिक्षा देने वाले को ही इसके आयकर में छूट मिलेगी, ऐसे संस्थानों को नहीं जो शिक्षा के साथ और काम करते हैं और छूट लेते हैं। चौथी खबर है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 33,000 से ज़्यादा बच्चे लौटे, और ये किसके चलते हुआ? तो बाल आयोग के चलते हुआ है। पांचवा, कैट का निर्णय, विशेष शिक्षक के लिए BEd स्पेशल शिक्षक की डिग्री अनिवार्य नहीं। यानी BEd जो स्पेशल शिक्षक के लिए अलग से BEd है, वो डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर कैट का डिसीजन आया है। उसके बाद उच्च शिक्षा में साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम पे जोर। 7वां, साइन भाषा पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। 8वां, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा पास किए बगैर अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं, दिल्ली सरकार। निजी स्कूल में शिक्षकों को भी भत्ता पाने का हक, दिल्ली उच्च न्यायालय। अंग्रेजी माध्यम तकनीकी संस्थानों में वैकल्पिक, अंग्रेजी माध्यम अब मेन नहीं हो सकता है, वैकल्पिक होगा, चॉइस बेस होगा। UGC के गाइडलाइंस में संशोधन, कॉलेज सीधे ऑटोनॉमी ले सकता है। PhD में गुणवत्ता पर बल, और CBSE के सभी स्कूलों में बाल वाटिका। ये सारे सरकारी निर्णय हैं। उसके बाद आज बात करेंगे संजय उवाचो, जिसमें किसी एक किताब पे बात करते हैं। तो ऑल टाइम ग्रेट गिजुभाई बर्हेका की किताब है दिवा स्वप्न, इस पे हम बात करेंगे। अब एक एक खबरों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले शिक्षा नीति आती है, उस नीति का कार्यान्वयन कैसे हो, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है, उसके बाद सिलेबस आता है। तो इस बार चूंकि पैटर्न बदल गया है, पहले था 10 + 2 + 3, अब नाउ इट इज रिप्लेस एंड डिस्प्लेस्ड बाय द 5 + 3 + 3 + 4। 4 स्टेज में स्कूली शिक्षा को जोड़ दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, +3 साल से लेकर अब 18 साल के बच्चे लगभग 15 वर्षों तक वो स्कूली शिक्षा के पार्ट होंगे। यानी तीसरी नर्सरी, प्रैप जो कह लीजिए, से लेकर 12वीं तक क्या हुआ?
स्कूली शिक्षा का डोमेन हुआ, तो यहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी तक, यहाँ प्राइमरी से लेकर बाल वाटिका से लेकर इतना बड़ा एक स्पैन खड़ा हुआ है। तो अभी जो एनसीसी अब जारी हुआ है वो केवल 5 के लिए, यानी फाउंडेशन स्टेज, आधार जो पहला स्टेज है वो आधार स्टेज है, उसके लिए जारी हुआ है। 5 वर्षों के अंदर क्या कराया जाएगा, यानी 3 साल से लेकर लगभग 8 साल के बच्चों के लिए, यानी दूसरी क्लास के लिए ये जारी हुआ है। 350 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। आज तक इंटायर 10+2 का भी डॉक्यूमेंट पूरा मिला के इतना नहीं था जितना ये मोटा है। अब इसमें है क्या, ये जानने की ज़रूरत है। तो पहला, जिनको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, डेट याद रखें कि 20 अक्टूबर 2022 को, और इसके चेयरमैन वही हैं जो नई शिक्षा नीति के हैं, यानी के कस्तूरी रंगन। तो 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज को जारी कर दिया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। सबसे ज़्यादा इस पर जोर देने की बात की गई है, और ताकि ये स्टेज इस उम्र के बच्चों को अगर ठीक से उनके अंदर बुनियाद डाल दी जाए तो ये देश के बड़े काम आ सकते हैं, जैसा इन लोगों का मानना है। यह बुनियादी पाठचर्या का महत्वपूर्ण क्यों है, तो बता दिए हैं कि नई शिक्षा व्यवस्था चतुश्चरणीय है, 4 चरणीय, उसमें से ये +5 की बात अभी की गई है, जिसमें शुरुआती 5 वर्ष का मतलब 3 से 8 वर्ष आयु तक की शिक्षा होगी। इस फाउंडेशन में 5 वर्षों का कोर्स करिकुलम है, जिसमें किस उम्र के बच्चे आ जाएंगे, तो 3 साल के और 8 साल तक रहेंगे कक्षा में। अगर सोचे तो नर्सरी, प्री नर्सरी जो कर लीजिए, 3 उधर रहेंगे, 6 साल में पहली, 7 में दूसरी, 7 से 8 में, तो दूसरी क्लास तक के का ये पूरा मामला है। और ये पूरा एनसीसीएफ उस पे फोकस है। इसको मूलभूत चरण कहा जाता है। इसके बाद 8 से 11 का प्रारंभिक चरण, डैन 11 से 14 मिडिल स्टेज, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, एंड 14 to 18 माध्यमिक चरण का प्रावधान है। ये 4 चरण स्कूली शिक्षा को खड़ा करते हैं, जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक ये सारे विकास होंगे। सरल शब्दों में कहें तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये देखना ज़रूरी होता है कि वो क्या सीख रहे हैं, किस चरण में सबसे अच्छे तरीके से क्या सिखाया जा सकता है। 4 चरण की शिक्षा की वैज्ञानिक समझ पर आधारित है। ये चारों चरण एक साइंटिफिक स्टडी पर आधारित है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस से जुड़े लोग हैं उनको पता है कि ये 4 चरण किसकी सोच पे है, जिसको मैं इस खबर में नहीं बताऊंगा। तो इस नींव के चरण का खास महत्व है। यह चरण बच्चों के जीवन के 8 वर्षों का गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव को प्रेरित करता है। सोच से पता चला है कि व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में, समग्र विकास में, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये याद रखिएगा कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और इसमें व्यक्ति के दिमाग का अच्छा खासा विकास होता है। और लगभग 85%, जैसा कि न्यूरो साइंस मानती है कि एक बच्चे का 85% मेंटल ग्रोथ कहाँ हो जाता है, तो इसी एज ग्रुप में हो जाता है। ये एज ग्रुप क्या है, 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चे का पूरा 85% डेवलपमेंट होता है। देन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है, और उसमें क्या आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस बात को पहली बार इस शिक्षा नीति ने भी स्वीकारा है। तो इसी के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECE, सभी समाज में बड़ा सेंट्रल महत्व रखता है, और हमारे बच्चों को उन गुणवत्ता, न्याय संगत शिक्षा आदि प्रदान करने के लिए इसको मुख्य धारा में ले आया है। इसको प्री स्कूल, किंडरगार्टन, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें इस शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अब इस पाठचर्या की 4 बातें, बल्कि 5 बातें महत्वपूर्ण है। पहला,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा देश भर में प्रासंगिक और प्रभावी पाठ्यक्रम का विकास का मार्गदर्शन करती है। पूरे इंटायर कंट्री में रेलेवेंट एंड इफेक्टिव सिलेबस को हाइलाइट्स करती है, उसकी बात करती है और उनके बीच जरूरी सामंजस्य भी बैठाती है, उनके बीच एसेंशियल कोऑर्डिनेशन करती है, नेसेसरली कोऑर्डिनेट करती है और 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत एक ढांचा पाठ्यक्रम का विकसित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड सिलेबस डेवलप होगा और उसमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इथिकली, लैंग्वेज सारे पक्षों पे जोर दिया जाएगा। तो पहली बात क्या है, इंटीग्रेटेड पूरा सिलेबस होगा, यानी एक का दूसरे से रिलेशन होगा और उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। देन इसमें इक्वली किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, यू कैन से दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट एंड इथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है पहले पॉइंट में। अब देन दूसरा पॉइंट, एनसीसीएफ में अनुशंसित शैक्षणिक दृष्टिकोण गतिविधि टोटली क्या है, प्ले आधारित है। ये इनका कहना है कि इट इज़ अ टोटली डिपेंड अपॉन द प्ले बेसिस, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को मानें। अगर मेरे रास्ते पे चलना होगा तो ये 350 पेज को पढ़ना होगा। जब प्ले आधारित है तो इसका एक करिकुलम क्यों बनाया गया, इसका एक सिलेबस क्यों बनाया गया, उसमें क्यों वैसी चीज़ों को रखा गया है जिसका बहुत सारे शिक्षाविदों ने विरोध किया है कि 9:30, 9:15, 9 से इनकी कक्षाएं चलेंगी और 2:30 बजे तक है, पूरा करिकुलम है, पढ़ना खेलना सब है। तो व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्ले एंड गेम्स। उसके बाद वार्तालाप होगी, कहानियाँ, गीत, तुकबंदी, संगीत, कला, इंडोर आउटडोर, खिलौना, टॉयज बेस्ड pedagogy, everything is here with proper syllabus and proper curriculum। ये नहीं कि अपनी मर्जी का आप खेल करा लें, मर्जी की चीज़ों को पढ़ा लें। एवरीथिंग इज रिटेन, वेल डिस्कस्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। थर्ड वन, यह पाठ्यक्रम बच्चों के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की जरूरत पर बल देती है। ये करिकुलम क्या कहती है कि शिक्षण, टीचिंग एंड लर्निंग के इंपॉर्टेंस को इम्फेसाइज करती है, उस पर बल देती है। बच्चों की घरेलू भाषा का उपयोग, स्थानीय पारंपरिक कहानियाँ, तुकबंदी, गीत सामग्री, खेल सामग्री का उपयोग शामिल है। तो इससे इंपॉर्टेंट बात क्या निकली, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा और ट्रेडिशनल स्टोरीज, यानी यहाँ ट्रेडिशनल स्टोरीज की बात की जाती है। जहाँ जो ट्रेडिशनल स्टोरी है, कहीं तेनाली रामा का है, कहीं गोनू ओझा का है, कहीं दादी की नानी की कहानी है सही, उनको और तुकबंदी की बात करती है। फोर्थ, आधारभूत चरण में मूल्यांकन भी जरूरी है। दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग, इस पे भी डिबेट खड़ा हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, समय देना होगा, नहीं दीजिएगा तो सीधे स्वीकार लीजिए। चूँकि असेसमेंट एंड इवोल्यूशन अपने आप में एक डिबेट का मैटर है। आप सब ने देखा है कि राइट टू एजुकेशन में कितना इस पर डिबेट खड़ा हुआ है और इसमें भी आ गया। चूँकि इसका मानना है इस डॉक्यूमेंट का कि बच्चों को सामर्थ्यवान बनाया जाए, इस चरण में शिल्प, प्रोजेक्ट, विश्लेषण जरूरी है ताकि बच्चे का सही विकास किया जा सके। यानी इन दिस वे और डैट वे एक खाना पूर्ति होगी, इवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा, बच्चे उससे बाहर नहीं जाएंगे। चूँकि ये जब ग्रास रूट पे आएगा, जब आपके हिस्से में आएगा गुरुवर, तो चीज़ें बहुत बदल चुकी होंगी और कुछ ना कुछ तरकीब आपको थमा दिया जाए कि ऐसे ऐसे असेसमेंट कर लीजिए। डेट्स ऑल। लास्ट वन, चूँकि ये डॉक्यूमेंट कोई भी यूटोपिया होता है, एक दिवा स्वप्न होता है, यह एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। एक कैपेबल इकोसिस्टम
के को बिल्डअप करने पे सेंट्रलाइज है। इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें शिक्षकों को सशक्त बनाना। अच्छी बात है कि इसमें शिक्षक शब्द लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पे प्रशिक्षक शब्द होना चाहिए, चूँकि इसके लोगों की योग्यता जो है वो अलग है, लेकिन शिक्षक उसे भी कहा गया है, टीचर्स कहा गया है। और एक सहायक शैक्षिक प्रशासनिक सहायता व्यवस्था को सक्रिय सक्षम बनाना शामिल है। यह प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीखने के तमाम संसाधनों को उपलब्ध कराएगा। अंत में बुनियादी पाठचर्या शिक्षकों को से भी संबंधित है। यह विविध संदर्भों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कक्षा में कराए जाने वाले अभ्यासों पर केंद्रित है। यह शिक्षा को यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एमसीक्यू वाले के लिए कि यथार्थवादी प्रैग्मेटिज्म क्या है। तो बेसिकली इस स्कूल के फादर हैं जॉन डीवी। तो जॉन डीवी का यथार्थवाद पे इसको हम आधारित मान लेंगे, यानी रूसो, टैगोर और समहाउ गांधीयन स्कूल से ये अलग है। इसकी पूरी फिलॉसफी को अगर इनकैप्सुलेट करेंगे तो जॉन डीवी के एक पक्ष पे आता है। जॉन डीवी वैसे बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे पक्ष। इसके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको जान जाइए कि इसके करिकुलम का गोल क्या है, वो जानना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑफ ऑल। द करिकुलम गोल फॉर द फाउंडेशन स्टेज हैव बीन outlined in the sections. These curriculum goals can be reviewed periodically, informed by the experience of implementation of NCA and development and change in national aspiration. The curriculum goal have been numbered CG1 मतलब curriculum goal 1, 2, 3 and so on और 13 तक है। यानी पाठचर्या को एक प्रॉपर ढंग से, एक ठीक से व्यवस्थित किया गया है और अलग अलग उसके निम्न क्लेचेस हैं, नाम हैं, जिसको हम बोलते हैं गोयल 1, 2, 3। सीजी माने गोयल 1, 2, 3। अब पहला डोमेन जो है कि फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास हो तो उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया शारीरिक विकास के लिए। तो पहला ये याद उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो आने वाले दिन में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं उनको भी जानना चाहिए कि फिजिकल डेवलपमेंट मोटा मोटी इसके अंदर 3 गोल्स। पहला है चिल्ड्रन डेवलपमेंट हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। तो पहला है हैबिट्स, बस एक ही बात याद रखिए कि पहला हैबिट्स, कैसी हैबिट्स, तो कीप देम हेल्दी एंड सेफ, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखें। तो आप इतना भी कह के निकल सकते हैं गोयल 1 में कि इट्स रिक्वायर्ड अ गुड हैबिट्स। सेकेंड, चिल्ड्रन डेवलप द शार्पनेस इन द सेंसोरियल परसेप्शंस। शार्पनेस को आज तक मेजर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात है कि सरकार ने सेंसोरियल परसेप्शंस ले लिया, यानी जी क्या ले लिया, और उसने कहा कि सेंसोरियल परसेप्शंस जो है, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका परसेप्शन डेवलप हो। चिल्ड्रन डेवलप फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी। अब मतलब फिजिकल है तो शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए, शार्पनेस यानी चीज़ों को देखकर समझकर सेंसेशन करके उसके अंदर जल्दी से जल्दी समझने की क्षमता हो जानी चाहिए, और हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। ओके, सोशियो इमोशनल एंड इथिकल डेवलपमेंट। अब यहीं पे आ गया इमोशनल डेवलपमेंट की बात। मैंने शिक्षा नीति में कहा था, हमने नाम लिया था पीटर सलावे का और गोलमैन का, तो उस चीज़ को लाया गया है, ये अच्छी बात है। इससे पहले हमने घोषणा कर दी थी इस डॉक्यूमेंट से पहले कि इस शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं। जिन लोगों ने शिक्षा नीति का क्लास देखा वो अच्छी तरह जानते हैं। कई लोग सोचते थे अरे सर तो बहुत ऊपर से पढ़ा रहे हैं। सर ऊपर से नहीं पढ़ा रहे हैं, चूँकि आप कनेक्ट नहीं हो रहे थे चीज़ों को। अब देखिए कि ये डॉक्यूमेंट अगर पहले आ गया होता तो एक भी बात बताइए जो मैं डॉक्यूमेंट से बाहर पढ़ा दिया था। आज से 1 महीना पहले, मैं इस डॉक्यूमेंट्स के रिलीज होने से महीनों पहले मैंने बताया था, बल्कि वो 7-8 महीने पहले।
तो गोयल 4 क्या है? अब देखिए 3 गोयल तो फिजिकल डेवलपमेंट से हो गया, और इसमें मैं बड़ा अच्छा एक फार्मूला देता हूं कि जिन पियाजे को जिन लोगों ने ठीक से पढ़ लिया बस याद रखिएगा, उसी का खेल है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है। पियाजे इस स्टेज में क्या कहता है कि अच्छे हैबिट, शार्पनेस, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। चिल्ड्रन डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर ओन इमोशन एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू सोशल नॉर्म्स। बड़ा कठिन चीज़ है भाई कि अपने अंडरस्टैंडिंग और इमोशन को, भावना को, संवेदना को मैनेज करना सीखना होगा। इसके लिए बहुत कठिन चुनौती है। दिस इज नॉट ए ईजी वर्ड। खैर, चिल्ड्रन डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विस। सेवा के प्रति सेवा की भावना होगी और उसकी अभिव्यक्ति रचनात्मक कार्यों में होगी। और गोयल 6, चिल्ड्रन डेवलप ए पॉजिटिव रिगार्ड फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड इथिकल डेवलपमेंट के लिए आखिर करिकुलम को क्या किया जाएगा? 2 सेकंड के लिए ज़रा इसको सोचिएगा कि कैसे किसी करिकुलम के द्वारा इस लक्ष्य को पाया जा सकता है, जो कि इस करिकुलम में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल बोल के चल दिया है, इसको अलग से अपन डेवलप करेंगे। अभी फ़िलहाल चूँकि ये न्यूज़लेटर है तो इसकी एक सीमा है, लेकिन क्लास में मैं इस चीज़ को आपको अच्छी तरह फिर से रीडिफाइन करूँगा। अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पे आया कॉग्निटिव, जिसको संज्ञात्मक विकास कहते हैं, मतलब सक्रियता सीखने की, लर्निंग एटीट्यूड। चिल्ड्रन मेक सेंस टू वर्ल्ड अराउंड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब बच्चे क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग। तो इस उम्र में लॉजिकल थिंकिंग आ चुका होता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आया होता है। तो ऑब्जर्व करेंगे। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो इसके लिए हमको लगता है कि ऑनलाइन मेथड या जो कुछ भी सरकार एडॉप्ट करे, क्योंकि दुनिया भ्रमण कराना है तो कैसे कराती है? दुनिया भ्रमण का मतलब है कि चीज़ों को देख कर करना। पार्क भी जा सकता है बच्चा जो जाता रहा है, और फिजिकली ऑब्जर्व करना। चिल्ड्रन डेवलप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड थ्रू द क्वांटिटी, शेप एंड मेजर्स। यानी इस संसार को बच्चे कैसे शेप से, मेजर से, इस चीज़ों से समझेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, G9, G10, G11। अभी याद रखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 2 ही लक्ष्य हैं, और दोनों में याद रखिएगा कि अब्रॉड मतलब क्लासरूम से बाहर की चीज़ों को सीखना कॉग्निटिव में रखा गया है। और लैंग्वेज लिटरेसी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, डे टू डे बातचीत से करेंगे, इंट्रैक्शन इन 2 लैंग्वेजेस। चिल्ड्रन डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग, लैंग्वेज 1। चिल्ड्रन बिगन टू रीड एंड राइट इन लैंग्वेज 2। अब ये उम्मीद करती है कि 2 भाषाओं में कम से कम कम्युनिकेट करेंगे, जिसमें फ्लुएंसी रीडिंग एंड राइटिंग की लैंग्वेज 1 में होगी, जो बट नेचुरल है कि उनका मदर टंग होगा। चिल्ड्रन बिगन रीड एंड राइट इन लैंग्वेज 2, जो अदरवाइज उनके मदर टंग होगा, जिसमें वो लिखना और पढ़ना जान जाए। एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, लास्ट वन इज द एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, CG12। Children develop ability and sensibility to visual and performing art and express their emotion through art in meaningful and joyful way. Wonderful things जो होता रहा है कि आर्ट अपनी भंगिमा और तमाम चीज़ों के द्वारा सौंदर्य बोध से, पर्यावरणीय बोध से, सांस्कृतिक बोध से चलेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2000 बाद में पिछले वर्ष की तुलना में ऑनलाइन शिक्षा में 170% की वृद्धि हुई। दिस इज आउटकम ऑफ द कोरोना। अब गुरुवार जो लोग हमारे साथ प्रिंसिपल के इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं, वो इस न्यूज़ को ऐसे लेंगे कि आप लोगों ने अच्छा खासा समय ऑनलाइन एजुकेशन पर दिया है, तो उसके ड्रॉबैक्स, उसके क्या बेनिफिट हुए, क्या एक्सपीरियंस आपका हुआ, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर रखेंगे। किसी न किसी इंटरव्यू क्लास में मैं खुद पूछूंगा। केवल एक याद रखिए कि इससे बाहर जवाब नहीं होना चाहिए कि इट इज़ अ सुपर्ब, ये सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन, नथिंग। स्कूल एजुकेशन के लिए
nobody can dispense the offline mode. ऑफलाइन मोड को जो पूरा मूर्त क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास है, उसके कंसेप्ट को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। एड ऑन हो सकते हैं इससे, उससे क्वालिटी बढ़ सकती है, लेकिन डिस्पेंस आप नहीं कर सकते, ये गलती मत कीजिएगा। आगे हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से कीजिए, सबने बहुत अच्छा किया है। और जानिए कि डिवाइस अच्छा बच्चों के पास नहीं होता, अटेंशन नहीं, ये बच्चे हैं डिवाइस का मिसयूज करने लगते हैं। फादर मदर नहीं पढ़े लिखे हैं तो कहेंगे क्लास कर रहे हैं, बाद में क्या करते हैं भगवान जाने। तो इस क्वेश्चन आपके लिए, टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये याद रखिए। ये एक आने वाले वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सीटेट के लिए क्या रखता है, यूजीसी नेट के लिए क्या रखता है, अलग अलग दिमाग में रखिए। वर्ष 2021 की तुलना में 22 में ऑनलाइन शिक्षा में 170% की वृद्धि की गई, जबकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन इज अ डिफरेंट थिंग और डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग्स। जैसे सपोज दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL है, इसको सोल भी लोग बोल देते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये क्या करता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में फेथ करता है। यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन कहाँ है, इग्नू में। इग्नू या और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉरी इग्नू तो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ धीरे धीरे बहुत सारे कोर्स को ऑनलाइन लाया जा रहा है, उसके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होंगे। और जो भी संभव है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है या साइंस मॉड्यूल के कोर्स नहीं है, वो मैक्सिमम कोर्स को ऑनलाइन लाया। ओपन एंड डिस्टेंस में सारी चीज़ें, इसके परीक्षा ऑफलाइन होती हैं। इग्नू दोनों मोड पे चल रहा है, बट बहुत रैपिडली ये शिफ्ट कर रहा है ऑनलाइन मोड पे। उसके बाद 41.7% फ्रेश इनरोलमेंट हुआ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। ऑनलाइन कार्यक्रम में कर्नाटक, याद रखेंगे आने वाले कंपटीशन देने वाले सीटेट से लेकर यूजीसी नेट वाले। अच्छा, एक सब लोगों को एक खबर दूं कि हमें दिल्ली प्रिंसिपल में बहुत अच्छा आशीर्वाद गुरुओं का मिला है। हम वाइस प्रिंसिपल बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जो यूपीएससी पहली बार लेने जा रही है। तो आप लोग एक दूसरे को बताइए, अगर चीज़ें अच्छी मेरी लगती हैं तो आशीर्वाद दीजिए और अधिक अधिक नामांकन कराइए। उसका नोटिफिकेशन मैं बहुत जल्दी दूंगा। तो ऑनलाइन कार्यक्रम में दोनों अलग है। आज बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है, नहीं। इसमें कर्नाटक नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, उत्तर प्रदेश 3, राजस्थान 4 और दिल्ली 5वें नंबर पे। सबके पास अपना ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड का स्टेट यूनिवर्सिटी सब जगह है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ODL में दिल्ली नंबर 1 पे है, दूसरा महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल का। दिल्ली का नंबर 1 होने का कारण गुरुवर, एक अतिरांक भी मैंने निकाला था गुरुवर का, उसमें देखिएगा केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL ने इस काम को किया है। यूजीसी का कहना है कि 17 अक्टूबर 2022 तक देश में टिल डेट ऑफ 17 अक्टूबर 22 66 मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान थे। 66 यूनिवर्सिटीज आर देयर एंड 371 प्रोग्राम्स को मान्यता मिली थी कि ऑनलाइन होगा या ODL मोड पे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पे, जिसमें 136 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे और 235 पोस्ट ग्रेजुएट। यानी आज भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ज़्यादा इस मोड पे होते हैं। अंडर ग्रेजुएट में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ थी, BBA में, और पोस्ट ग्रेजुएट में MBA में। चलिए अब नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, शिक्षा होने पर ही आयकर की छूट। आयकर की धारा है, धारा आर्टिकल 10 और 10 ब्रैकेटेड 23C, और ठीक है, इसमें एक प्रोविज़न है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है तो उसको आयकर की छूट मिलती है। इसमें एक खेल हो रहा था। क्या खेल हो रहा था, तो कोई भी धर्मार्थ, न्यास, ट्रस्ट, ये क्या करते थे, ये ले लेते थे और एक साथ कई काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बुजुर्ग होम फॉर होमलेस चला रहे हैं, बुजुर्गों के लिए घर चला रहे हैं। तो घालमेल हो जाता था और कहीं पैसा कमाते थे, इधर से उधर घाटा दिखा के गोलमाल करते थे। कई बार कोर्ट में ये मामला गया, अंत में कहा कि नहीं, सोलली
एक टर्म है सोल, सोल से सोली, ओनली एंड ओनली जिसके बायलॉज में होगा, सुधारना होगा, उसी को अब ये मिलेगा। अभी तक मिल गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि फिर डिस्प्यूट होगा। अब से कोई भी आदमी सोलली केवल और केवल शैक्षणिक संस्थान चलाएगा, उसी को ये लाभ मिलेगी। ये आगामी वित्त वर्ष से चालू होगी। 3 जजेस का फैसला है जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस यू ललित और 2 और न्यायाधीशों ने मिलकर इस फैसला को दिया और उसमें कहा कि सोलली एकमात्र जिस पे सर्वोच्च अदालत ने से स्पष्टता मांगी गई थी, कोर्ट ने कहा कि सोलली का अर्थ यहाँ पूर्ण है। इसमें साफ लिखा है कि जिन संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य शिक्षण कार्य होगा, अन्य गतिविधियों में नहीं लगे होंगे, साथ ही वह उद्देश्य भी लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होगा, वो आयकर छूट का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली के स्कूल में 33,000 से ज़्यादा बच्चे लौटे, बट नॉट ड्यू टू द दिल्ली गवर्नमेंट। कैसे? तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो राइट टू एजुकेशन का भी संरक्षक है। DCPCR ने पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतने 33,000 बच्चों को वापस किया, अलग अलग कारणों से स्कूल से अनुपस्थित थे। इसका पहले इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके देखा कि अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक के प्रगति रिपोर्ट में ये आया कि दिल्ली के 1046 स्कूल में से 19 लाख स्टूडेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम से जुड़े हैं ताकि लंबे समय तक वो अनुपस्थित चल रहे थे। पता लगाकर वो वापस स्कूल लाने में मेहनत किया गया। 73,000 से अधिक बच्चे तक यह पहुंच बनी और 33,000 से अधिक बच्चों को स्कूल लौटने में सहायता मिली। छात्रों को स्कूल में अनुपस्थित रहने के अलग अलग कारण थे। इनमें 41% का बीमार होना था और 25% अस्थायी और अस्थायी तौर पे दूसरे राज्य में माइग्रेट कर गए। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा कि 25% जो बच्चे एब्सेंट हो गए माइग्रेशन के चलते, उनके पेरेंट्स चले गए दिल्ली छोड़ के, और 41% बीमारी के चलते। कैट का निर्णय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, वो उसका कहना है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कहा है कि विशेष शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बीएड भी किए हैं, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस है कि स्पेशल एजुकेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है या कोई डिप्लोमा है या ऐसे संस्थानों में 2 वर्ष से अधिक का कार्य किए हैं, तो आपको कोई भी इस पद पर नियुक्ति से नहीं रोकेगा। बेसिकली एक DSSB की एक वैकेंसी आई थी, उसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री ना होने के कारण एक ब्लाइंड को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उसको जीत मिली है और ये तय हो गया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में साइबर सुरक्षा, चूँकि साइबर सुरक्षा बेसिकली क्या है कि आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नेट लर्निंग बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट को समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर भविष्य में अगर किसी चीज़ के कारण फेल करेगा ना, तो साइबर इलिटरेसी के कारण, जैसे आजकल देखते हैं कि जब लॉ बनता है और कॉमन्स प्रॉब्लम्स को इंडोर्स नहीं करता तो फेल कर जाता है। जैसे इन दिनों लाख बंद है फिर भी दिल्ली में फटाके छूट ही रहे, ऐसा नहीं है बंद हो गया। तो चूंकि कॉमन्स को उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है कि कैसे वो इंजॉय करे चीज़ों को, तो जब तक साइबर समझ नहीं आएगी सारे अदालत कम पड़ जाएंगे। चूँकि अब हर चीज़ उधर ट्रांसफॉर्म हो गया, हर आदमी, हर दूसरा आदमी फंस जाता है, किसी ने लोभ, लालच, अज्ञानता, जो कुछ भी कर ली, वॉट एवर। तो UGC ने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के हर स्ट्रीम में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को लाने का फैसला किया और UGC चाहता है कि इसका अनुपालन किया जाए। अब एक समस्या देश के सामने है कि हर चीज़ को आप कंपलसरी कर दीजिएगा। ऑलरेडी आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को कंपलसरी किया है, उसके सब्जेक्ट का मारामारी अलग है, फिर अब एक साइबर सुरक्षा, दिस इज़ नॉट ईजी। तो इससे बेटर था कि साइबर अवेयरनेस के लिए सरकार को एक सर्टिफिकेशन कर देना चाहिए था कि इसको करके
और ग्रेडिंग इसकी लग जाएगी, लेकिन इसकी भी पढ़ाई होगी। इसका भी पाठ्यक्रम बन गया है कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सूचित, ग्रहणशील, जिम्मेवार डिजिटल नागरिक बनाना है, और ताकि वो व्यापक स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा दे। और इस पाठ्यक्रम के व्याख्यान आदि के लिए साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर, IT विशेषज्ञ, उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा रहा है। साइन भाषा पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। साइन भाषा का मतलब क्या है? एक तरह से नॉन वर्बल लैंग्वेज है, अमौखिक भाषा है, चिन्हों पे चलने वाली भाषा है, मुद्राओं पे चलने वाली भाषाएं हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशन पे चलने वाली भाषाएं हैं, जो उनके लिए है जो मूक और बधिर हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में घोषणा की कि साइन लैंग्वेज अब एकेडमिक करिकुलम का भाग होगा। साइन यानी सांकेतिक भाषा, जिसको हस्ताक्षरित भाषा भी कहा जाता है, सिग्नेटरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। वे भाषाएं जो केवल बोले गए शब्दों के बजाय अर्थ व्यक्त करने के लिए दृश्य, मैनुअल पद्धति इत्यादि का उपयोग होता है। यकीनन यह बेजुबानों को जुबान देने का काम करता है। बहुत ये सब भाषाओं, चाहे ब्रेल हो या साइन हो, वी आर वेरी थैंक्सफुल टू नेचर, टू डेवलपर्स, टू पर्सन जो ऐसा करते हैं, वो महान लोग हैं। तो उस भाषा को अब मेन स्ट्रीम करिकुलम में ला दिया गया। अब कंपटीशन के लिए सदैव याद रखिए, सितंबर 23 प्रतिवर्ष साइन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइन भाषा के शब्दकोश में 10,000 से अधिक अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशंस दर्ज हो चुकी है। भारतीय साइन भाषा शोध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 2015 में की गई थी। उसके बाद खबर, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा पास किए बगैर अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि शैक्षणिक सत्र 2023 यानी अगले वर्ष टू 2024 अब जो नो डिटेंशन पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन से आई थी, उसमें संशोधन करके ये सरकार कहती है कि 5वीं और 8वीं में हम डिटेन करेंगे बच्चों को, फिर थोड़ा समय देंगे 2 महीने का। मेरा मकसद, सरकार का कहना है कि मेरा मकसद किसी को फेल और पास करना नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे की लर्निंग बैकग्राउंड अच्छी हो, सीखें और समझ कर। चलिए, देर आए दुरुस्त है, एक अच्छा काम है। कम से कम ऑपरेशन बुनियाद से छुट्टी मिल जानी चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग तो डेवलपमेंट हो। तो ये काम दिल्ली सरकार ने घोषणा किया, अगले वर्ष से चालू हो जाए। निजी स्कूल में शिक्षक भत्ते पाने के हकदार दिल्ली उच्च न्यायालय। वाकई में बहुत विलाप का विषय है ये। दिस इज़ अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट, चूँकि बिकॉज राइट टू एजुकेशन कहता है कि इक्वली जो क्वालिफिकेशन सरकारी का है, प्राइवेट का है, उस मापदंड पे आप B.Ed किया हुआ, C.Tet किया हुआ, तमाम चीज़ों पे आप नियुक्तियां करते हैं। और द्वैम दर्जे की डुअल सिटीजनशिप या सेकेंडरी सिटीजनशिप उनके लिए है। उनको बिल्कुल एक बंधुआ मजदूर की तरह किया जाता है। ये अलग बात है कि दिल्ली में कुछ स्कूल में है, दिल्ली से रिमोट में निकलिए, बहुत बुरा हाल है। तो कई बार इसने कोर्ट ने इस पर सनद लिया है। इस बार कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये गलत होगा। जैसे जो सुविधा गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है वो आपको देनी होगी। अब कैसे लिया जाए, यह भी एक समस्या है, क्योंकि साइन तो करा लेते हैं कि इतना सैलरी पे, और कैश में वापस ले लेते हैं, बेरोजगारी इतनी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हुआ है उससे लगता है कुछ उम्मीद की किरण जगी है। जैसे नंबर 1, हर स्कूल में देना होगा PF। 1952 एक्ट जो है, कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय फ्यूचर या प्रोविडेंट फंड, उसमें है कि PF योजना सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी। स्कूल PF ना दे तो शिक्षक कानूनी उपाय तलाश कर सकते हैं। तो PF में फंसेंगे, उसमें तो साइन कराना मुश्किल है। ग्रेच्युटी, जैसे हर व्यक्ति को कुछ रिटायरमेंट के समय कैश के रूप में कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है, और या सेवानिवृत्त या त्यागपत्र देने के बाद, तो वो उसका एक स्लैब है कितने ईयर्स जॉब किए पर ये हिसाब से, तो ग्रेच्युटी भी इनको देना होगा। मेडिकल लाभ, निजी स्कूल में भी काम करने वाले लोगों को मेडिकल लाभ देना होगा। वैसे भारत सरकार ने पहले भी ये सुविधा दे दी थी कि सभी स्कूल के लोग ESI कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, इसका प्रावधान है।
तो पात्र संस्थानों को इसमें ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी एक क्लॉज है जिस पे अभी तक कुछ नहीं आया। क्या क्लॉज है? तो इसका सैलरी लिमिट टीचर के सैलरी लिमिट से पीआरटी के भी सैलरी लिमिट से आगे है। अब इस पर सरकार क्या करती है, ये स्कूल का प्रॉब्लम है कि इसको कैसे अरेंज करता है। नौकरी से आप नहीं निकाल सकते, जैसे सरकारी स्कूल में निकालने का तरीका है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ग्राउंड बनना चाहिए, तब जाके आप किसी शिक्षक को नौकरी से निकाल पाएंगे। अंग्रेजी माध्यम तकनीकी संस्थानों में वैकल्पिक पार्लियामेंट्री राज्य भाषा जो कमेटी है, उस कमेटी ने जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो कमेटी आती है, तो उस कमेटी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं श्री अमित शाह जी, और उपाध्यक्ष भर्तृहरि जी हैं, उड़ीसा के बीजत के सांसद हैं भर्तृहरि महताब, इसको महताब कमेटी भी आप कह सकते हैं, ने अनुशंसा की है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को इन्होंने सुझाव दिया है कि आप ए श्रेणी के राज्य जहां हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए। ए श्रेणी के राज्य वो हैं जो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आते हैं, ज़्यादातर हिमालयन स्टेट हैं जो नेचर से पीड़ित हैं, वहाँ सब जगह हिंदी नहीं है, जैसे कश्मीर में हिंदी नहीं है, इधर नॉर्थ ईस्ट में हिंदी नहीं है, तो वहाँ भी हिंदी को सम्मानजनक स्थान दीजिए। और सभी जगह सारी शिक्षाएं के लिए विकल्प दीजिए, हिंदी अंग्रेजी विकल्प हो कि कोई अंग्रेजी में करना चाहे तो करे, मेन हिंदी बनाइए। और जहाँ जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जो नहीं है वहाँ हिंदी के लिए सम्मान की बात किया गया है। और जहाँ भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भारत सरकार की चीज़ है, सिफारिश की है, हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारी जगह आपको हिंदी मीडियम में पूरी शिक्षा देनी होगी, ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक। नेक्स्ट, यूजीसी गाइडलाइन में संशोधन, कॉलेज सीधे ऑटोनॉमी ले सकता है। नई शिक्षा नीति में इस बात की बात की गई थी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की संकल्पना। पहले यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी मिलता था, अगर नैक का ग्रेडिंग है तो कोई भी डायरेक्ट कॉलेज सीधा नेशनल असेसमेंट एंड एग्रेडेशन काउंसिल में उसको 675 से ज़्यादा स्कोर है, लगभग ये परसेंटाइल्स में 6 एंड एबव पड़ेगा, 6.7 पड़ेगा, उससे ऊपर है तो उसको कम से कम 3 कार्यक्रमों में अगर है तो उसको ऑटोनॉमी मिलेगी। कम से कम 3 उसके कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें है, और पहले 10 वर्षों के लिए मिलेगी, फिर उसका एक्सटेंशन होगा, रिन्यूअल होगा। तो ये सीधे कॉलेज यूजीसी को अप्रोच करके ऑटोनॉमी ले सकता है। और इस ऑटोनॉमी के लिए बहुत फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सख्त होगा कि डॉक्यूमेंट सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हैं कि नहीं। पीएचडी में गुणवत्ता पे बल 2016 में पीएचडी में डाला गया था कि कम से कम एक आर्टिकल पीएचडी अवार्ड होने से पहले आपके का किसी भी जर्नल में निकलना चाहिए। उसमें हो क्या गया कि जो शोध पत्रिकाएं हैं उसको स्कोपस इंडेक्स एक बनाया गया। स्कोपस इंडेक्स का मतलब होता है कि जिसके इंडेक्स हैं, जिसको एक मान्यता प्राप्त है कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी हम खोल सकते हैं, देख सकते हैं किसका आर्टिकल है। तो बड़ा इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा, लोग कोई किसी के लिए आर्टिकल लिखने लगा, किसी भी जर्नल में प्रकाशित करने लगा, और मात्र 25% रिसर्चर्स ही स्कोपस इंडेक्स जर्नल में अपना लेख प्रकाशित करते थे। चूँकि उसमें प्लेजरिज्म लगा हुआ है, प्लेजराइज कर लेता है, जो आर्टिकल इधर उधर छपा हुआ है उसको कैंसिल करता है, उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर होती है, उसको यूजीसी ने मान्यता दी है। लेकिन ये यूजीसी ने ये बात कही नहीं शुरू में थी, बस भेड़चाल मैगजीन जिन लोगों को ISSN नंबर था वो सब जगह प्रकाशित हो गया। तो ये उद्देश्य इसका कुछ नहीं रह गया और फेल कर गया। अब स्कोपस जर्नल एल्सेवियर, सार और
एक डाटाबेस है बेसिकली। इसको 2004 में 2004 में लॉन्च किया गया था। लगभग 11,678 पब्लिशर्स एंड 36,376 टाइटल्स हैं, और इसके अंदर सारा डाटाबेस में चला जाता है। लेकिन 75% आर्टिकल्स लोगों ने इस स्टैंडर्ड का नहीं पाया, तो इसको खारिज कर दिया गया। अब 4 स्टेज बना दिए रिसर्च के लिए, कि जैसे ही आप रिसर्च में एंट्री लेंगे, एडमिशन होगा, एमफिल ख़त्म हो चुका है, तो आप एक सुपरवाइजर पार्टनर मिलेगा जो पहले लिखने की तमीज़, कम्युनिकेशन स्किल और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन, सारी चीज़, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसोर्सेज सिलेक्शन सारा समझाएगा फर्स्ट स्टेज पे। तो फर्स्ट स्टेज पे टॉपिक आ गया, टीम वर्क आ गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कितना प्राइमरी सोर्स यूज़ करना है, सेकेंडरी। देन सेकेंड स्टेज पे एवरी सेमेस्टर के लास्ट में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी चीज़ों को रखनी होगी, जो पहले नहीं था। तो रिसर्च एडवाइजरी RAC के पास 6 महीने पर रखना होगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। पहले ये काम गाइड करता था, और उस डेवलपमेंट के हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे, और उसको इनकलकेट करके फिर आपको रेक्टिफाई कराकर फिर आगे को काम बढ़ाना है। तृतीय में 2 एक्सटर्नल के पास आपके थीसिस जाएंगे, और पहले एक के पास जाती थी, दोनों को ओपिनियन आएंगे, उसके बाद जो भी चेंजेस करने होंगे करेंगे। लास्ट स्टेज में आपको जस्टिफाई करना होगा अपने रिसर्च को कि व्हाई, ये रिसर्च मैंने क्यों किया, कैसे किया, और सारे काउंटर क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। उसमें वो एक एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल आपके कॉलेज का होगा ही, लेकिन 2 जो थीसिस को पढ़ा है वो भी एक आदमी होगा। मामला थोड़ा टफ हो गया है, लेकिन अच्छा हुआ है। CBSE सभी स्कूलों में बाल वाटिका बनेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में वही फाउंडेशन स्टेज को पूरा करने के लिए CBSE की जितनी भी स्कूलें हैं इस करिकुलम पे, CBSE का मतलब है कि सेंट्रल का जो एक करिकुलम है उस पर उसको बाल वाटिका बनाना पड़ेगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाल वाटिका 1 के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ है, और ये कार्यक्रम 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंटर के पास सीधे है उसमें ये शुरू किया जा रहा है, और धीरे धीरे 3 से 4 वर्षों के अंदर देश के सभी CBSE स्कूल में बाल वाटिका होंगे, जो ऑलरेडी CBSE के प्राइवेट स्कूल में है। राइट टू एजुकेशन ने ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्राइवेट स्कूल को दिया माल कमाने का। वो सब पहले ही से चला रहा है कि वही लड़के आगे जा रहे हैं, वहाँ पे पैसा लेने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन 5वीं से चालू होता था। अब एक अच्छी बात है कि ये नीचे आ गया, ये राइट टू एजुकेशन में क्लास 3 आएगा। अब ये प्राइवेट क्या बहाना बनाते हैं, गॉड नोज। तो इस तरह से ये बात, आज का ये समाचार का पक्ष खत्म हुआ। अब मैं आता हूँ संजय उवाचो दिवास्वप्न। दिवास्वप्न एक काल्पनिक कृति है एक शिक्षाविद की। इस शिक्षाविद का गहरा संबंध गांधी से है, गुजराती हैं, उसी इलाके के हैं जहाँ गांधी थे, और ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयोग को भी देखे। और कुल मिला के ये एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगुलर थॉट, जिसके केंद्र में, अब ट्रायंगल में तो केंद्र नहीं हो सकता है, तो आप कह सकते हैं जिसके आधार में 2 लोग हैं, वन टैगोर, दूसरा गांधी, माथे पे गिजुभाई वडेरा। और ये ट्रायंगल बात करता है स्वतंत्रता और स्वावलंबी शिक्षा की, और उसी दिशा में किया गया प्रयास है। गिजुभाई वडेरा बाल शिक्षा के बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं, प्रयोग किए हैं, देखे हैं, मोरिया मोंटेसरी से बहुत प्रभावित रहे, और इन्होंने इन्हीं सब प्रभाव से एक ऐसी किताब लिख दी कि वो किताब पढ़ने से आपको लग ही नहीं सकता है कि पूरी काल्पनिक है। इन्होंने क्लास 4th के बच्चों से, अब देखिए बार बार जो पियाजे पढ़ाता हूँ जिन लोगों को समझ रहे होंगे, 4th से लिया गया, 3rd तक के बच्चों को नहीं लिया गया, 4th से लिया गया है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा थियोरेटिकल सर पढ़ा देते हैं। अरे सर काहे के लिए थियोरेटिकल पढ़ाएंगे, बेस तो लेके चलिएगा, नहीं तो अपने मन में कहाँ ये चले जाइएगा। वो कथा कहानी राम कथा सुनाना नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। तो 3री 4थी क्लास के बच्चों को लेते हैं और अपने इस किताब को
कल्पना को 4 भाग में बांटते हैं, प्रयोग का आरंभ और प्रयोग की प्रगति। इसी में 120 दिन, 60 दिन तक तो बच्चे को मेंटली तैयार करते हैं कि पढ़ना है। बोले थे टेबुला रासा अपना अलग कर लेता है, कनेक्ट ही आपसे नहीं होता है। गिजू भाई कनेक्ट कराते हैं अपनी किताब के पहले प्रयोग में, ये कनेक्ट कराते हैं, छुट्टी दे देते हैं समय से पहले। हंगामा स्कूल में होता है, अरे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि क्या। धीरे 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 लाते हैं रास्ते पे, और 120 दिन का जो प्रगति रिपोर्ट बनाते हैं उसमें क्या काम हुआ, साफ सफाई बच्चों को सिखाया, कहानी कहना और इतिहास शिक्षा, हिस्ट्री की शिक्षा पहले दिए, ताकि इतिहास में वो रोचकता है कि कई बार बोल चुका कि इतिहास अपने आप में सारे विषय की माँ है। हर विषय मैं बोल रहा हूँ, हर क्षण ये इतिहास में दर्ज होता जा रहा है। ये हो गया गुरुवर का दूसरा अंक, अब समाप्त हो चुका है, अब उसका दूसरा खंड चल रहा है, संजय उवाचो। तो इतिहास के हिस्से में सब कुछ है, मैथ, फिजिक्स, जोड़ घटाव मनुष्य जान गया, वो इतिहास हो चुका है। अब आगे क्या कैलकुलेशन मेथड होगा, उस पर रिसर्च चल रहा है। तो एक लॉगरिथम पे बेस नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट का क्या होगा और रैखिक रूप से, वो कमिंग चीज़ है। तो वो मैथ का चीज़ है, जो अभी तक आप जोड़ घटाव गुणा भाग, वो इतिहास की चीज़ है बेसिकली, कि इतने ईस्वी में अबाकस से इन चीज़ों को किया गया, मल्टीप्लिकेशन तब आया, पाइथागोरस की एंट्री हुई, तमाम चीज़ें। तो साफ सफाई इतना काम 120 दिन हुआ, और 6 महीने के अंत में 6वां परीक्षा हुआ। बच्चे बहुत अच्छा किए, स्कूल के पूरे आला अफसर, डिप्टी साहब और जो भी अंग्रेज का ज़माना था साहब आए और बड़ा खुश होके गए। बच्चों ने बिना किसी मेकअप के, बिना किसी बैकग्राउंड के अपना अपना नाटक देखा, खेला, और उसमें कुछ भी रटा हुआ नहीं था, चूँकि कनेक्ट किए किन चीज़ों से, देसी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। और अंतिम सम्मेलन हुआ, वार्षिक एग्जामिनेशन, लास्ट में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। क्या ट्रिक है ज्योग्राफी वाले, कम से कम अंतिम अध्याय तो जरूर पढ़िएगा, कि ज्योग्राफी का इतना बढ़िया टेक्निक जो गिजू भाई ने बताया है, वंडरफुल। तो इस तरह से इस किताब पहली बार गुजराती में 1932 में आई, और उसके बाद मध्य प्रदेश में किसी सज्जन ने प्रकाशित किया था। बाद में अभी जो हम लोगों के पास है नेशनल बुक ट्रस्ट का है, और स्वयं डॉक्टर कृष्ण कुमार ने उसका प्रेफेस लिखा है, प्रस्तावना लिखा है, और इसमें वर्णित शिक्षा व्यवस्था पे गांधी टैगोर का प्रभाव है। तीनों का जो आग्रह था, बच्चों में स्वतंत्रता, स्वावलंबन का माहौल दिया जाना चाहिए, और इनके विज्ञान शिक्षा का स्वरूप, इनके शिक्षा विज्ञान का, विज्ञान शिक्षा नहीं, शिक्षा विज्ञान का ये स्वरूप है। तो इस तरह से ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर शिक्षक को एक बार पढ़ना चाहिए। सबके पास कुछ ना कुछ ट्रिक एंड टेक्निक अपने टीचिंग मैथोडोलॉजी का मिलेगा। तीसरी जो मैं इस किताब की ब्यूटी समझता हूँ, मुझसे पूछा जाए तो दिस इज़ अ रियल बुक फॉर द चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। कहने को तो मैं चिल्ला रहे हैं हम लोग सैकड़ों साल से कि शिक्षा चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, होता नहीं है, चूँकि टीचर पाठ तैयार करके जाता है और शुरू वाचना कर देता है। चाइल्ड सेंट्रिक शिक्षा का मतलब है कि पहले बच्चों से चीज़ों को लिया जाए, लेके इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए ब्लैक बोर्ड पे, देन उसका आंसर दिया जाए और फिर उनको करवाया जाए, तब जाके शिक्षा, वो जो गांधी का 3H है, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं 3H जो गांधी बोलते हैं कि हैंड, हार्ट, माइंड का एजुकेशन तभी पूरा होगा, जो कि गिजू भाई ने करके दिखाया है कि हाउ एक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कैसा हो सकता है। काश आप लोग इसको पढ़ के अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या वी आर डूइंग सच ए फेयर प्रैक्टिस और नॉट। दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये आपको सोचना है, आपको बताना है। चलिए, तो इससे जय हिंद करता हूँ और आशीर्वाद दीजिए और अंक को फैलाइए, और मेरे लिए भी कुछ सोचिए गुरुवर। आप लोग तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, और मेरा भी कुछ जीवन होना चाहिए। जय हिंद।